हाय गाइस। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स या मीनिंग्स वगैरह हैं जो मैंने कल क्लास सेवेंथ सिविक्स चैप्टर 1 कराया था ऑन इक्वालिटी। तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिले थे और कुछ वर्ड्स मीनिंग मिले थे, तो उस स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझा देता हूँ तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और फिर इसका एक पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दूंगा। ठीक है, शुरू करें गाइस। हो सकता है आप में से आपको इनमें से बहुत कुछ आता भी हो, बट एक बार देख लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ, उसमें लिखा हुआ था इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ, देखिए इसका मतलब होता है, अगर मैं ऐसे बोलूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ पहले, अगर मैं कहता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ एनी एज, सिर्फ मैंने इतना बोला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी उम्र हो, कोई भी उम्र हो, उसकी परवाह किए बगैर। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज का मतलब है कि किसी भी उम्र की परवाह किए बगैर। तो चश्मा हटाया तो ओके। अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन, बहुत ध्यान से देखते रहिए, बीइंग बीटन। तो देखिए ऑफ है, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है कि कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा जो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो या तो नाउन होगा, तो इस तरह से जैसे एनी एज लिखा है, एक छोटा सा एक नाउन फ्रेज हो गया। और नहीं तो प्रेपोजिशन के बाद आपको अगर एक्शन दिखाना है तो आपको आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, तो बी मतलब होना, तो बी में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर बीइंग लगा है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग बीटन का मतलब है कि पिट जाने की परवाह किए बगैर, बीइंग बीटन, तो पिट जाने की परवाह किए बगैर। ओके, अगर ऐसा, अक्षर डोंट मेक अ नॉइज, अक्षत डोंट मेक अ नॉइज, व्हाई डू यू ऑलवेज डू दैट। ओके, अब मैं बोलूं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, इसका मतलब क्या है कि डांट सुनने की परवाह किए बगैर, डांट सुनने की परवाह किए बगैर। तो अब समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ माई फैमिली, इतना बड़ा मैं सेंटेंस लिख दूं, तो ये जो द प्रेस्टीज ऑफ माई फैमिली देख रहे हैं, एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि हमें प्रेपोजिशन के बाद तो भैया नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, चाहे वो नाउन जिरंड में हो या फिर इस तरीके से हो। तो इसका मतलब है कि परिवार, जो मेरा परिवार है, उसके सम्मान की परवाह किए बगैर, उसके इज्जत की परवाह किए बगैर। अब आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, ये मैंने आपको बताया है इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाद हम क्या लगाएंगे। ओके, हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज गुड फॉर हर। अगर मैंने ऐसे बोल दिया, यानी कि ऑफ के बाद आपको फुल आज़ादी है कि आप ये जो डब्ल्यू एच शब्द हैं इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि ये पता है क्या हो गया, ये एक नाउन क्लॉज हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको नाउन क्लॉज लगा सकते हैं ऑफ के बाद, नाउन फ्रेज लगा सकते हैं, आप जेरंड लगा सकते हैं, छोटे छोटे नाउन भी जो एक एक वर्ड के होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ गुड फॉर हर, यानी कि उसके लिए क्या सही है, इसकी परवाह किए बगैर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और दैट के बाद पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाइए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शी विल बी इंसल्टेड, यानी कि इसकी परवाह किए बगैर कि उसकी इंसल्ट कर दी जाएगी, ऐसे। तो ऑफ के बाद आपने द फैक्ट दैट लगाया और एक पूरा का पूरा सेंटेंस बोला। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसमें दो टुकड़े होंगे ना, ये तो मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ वाला आपको टुकड़ा बता दिया। अब क्या होगा अगर मैं इसी को बोलूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शी विल बी इंसल्टेड, इसकी परवाह किए बगैर कि उसकी इंसल्ट की जाएगी, उसने उस उसने उस लड़के का प्रपोजल स्वीकार कर लिया, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, कि शी एक्सेप्टेड दैट बॉयज प्रपोजल। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। ओके, तो फुल सेंटेंसेज अब बनाइए। इसकी परवाह किए बगैर कि मुझे डांट पड़ेगी फैमिली के द्वारा या पापा के द्वारा, मैं मैं मूवी देखने अपने दोस्तों के साथ चला गया, अगर ऐसा बोलना है तो मैं बोलूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय माय फादर, आई वेंट टू द
सिनेमा हॉल विद माई फ्रेंड्स। सेंटेंस को समझिए गाइस। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बीइंग स्कॉल्टेड बाय माय फादर, यानी कि अपने पिता के द्वारा मुझे डांट पड़ेगी तो उसकी परवाह किए बगैर, यानी कि मैंने टेंशन नहीं लिया, परवाह नहीं की, मैं तो सिनेमा हॉल चला गया अपने दोस्तों के साथ। ओके। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट वाली चीज़ों में लिखा रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, सेक्स, एनी रेस, एनी रिलीजन। अगर ऐसा लिखा रहे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर ऐसा लिखा रहे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि किसी उम्र की परवाह किए बगैर वो किस रेस से है, किस वंश जाति से है, किस धर्म से है, जन्म कहाँ हुआ है, इसकी परवाह किए बगैर। तो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, चलिए कलर इसका बदल दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ताकि ये ऐसे सही रहेगा, ऐसे, ऐसे सही रहेगा। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक इसको डेकोरेट भी कर देते हैं ना साथ साथ, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ बनाऊंगा तो साथ साथ डेकोरेट कर देते हैं। ये सही है, ये सही है। ओके गाइस, सेव भी कर दें। अब आते हैं हम, नो वंडर क्या होता है। नो वंडर देख लेते हैं। नो वंडर गाइस, नो वंडर का मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है कि इट्स इट्स एक्सपेक्टेड। नो वंडर का मतलब कि तो एक्सपेक्टेड है, यू नो। नो सरप्राइज, नो वंडर का मतलब है कि नो सरप्राइज, यूँ कह लीजिए, नो सरप्राइज, नो सरप्राइज। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा लेट आता है, मैं बोलूँ कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं क्यों लेट आता है, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि नो वंडर, नो वंडर ही कम्स लेट, नो वंडर ही कम्स लेट, यानी कि इट्स एक्सपेक्टेड दैट ही कम्स लेट। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि वो लेट आता है तो आता है, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं। नो वंडर, कोई सरप्राइज की बात नहीं। ओके, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि नो वंडर ही इज क्राइंग। अगर कोई रो रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो, रो रहा है मैं रोता ही रहता है। नो वंडर ही इज क्राइंग। ओके, नो वंडर, नो वंडर, नो वंडर शी डम्प्ड यू। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, यानी कि उसका पहले भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो नो वंडर, इसमें कोई चकित होने वाली बात नहीं। ओके, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि इट्स नो वंडर, ऐसे भी कि इट्स नो वंडर, और यहाँ पर आप दैट भी लगा सकते हैं अगर आपको पूरा सेंटेंस बोला। इट्स नो वंडर दैट, इट्स नो वंडर दैट ही हैज़ ह्यूमिलिएटेड यू, ह्यूमिलिएटेड यू। इसमें कोई चकित होने वाली बात नहीं है कि उसने तुमको ह्यूमिलिएट किया है, उसने तुमको अपमानित किया है, यू नो। तो इट्स नो वंडर। तो नो वंडर समझ में आ रहा है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं नो वंडर का गाइस। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आप नो वंडर बोले या इट्स नो वंडर बोले, इट्स नो वंडर दैट बोलेंगे तो थोड़ा सा आप लंबा सेंटेंस बोल सकते हैं कि इट्स नो वंडर दैट ही इज़ अर्निंग 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं भैया कि वो 10,000 या 10 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। इट्स नो वंडर। ओके, क्लियर है जी? हेलो जी, हो गया। इसको भी कलर कर दें। चलिए, अब हमारा आता है मेक श्योर। मेक श्योर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि भैया सुनिश्चित कर लो, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लो, पक्का हो जाओ कि दरवाज़ा बंद है। मैं कैसे बोलूँगा? मेक श्योर दैट द डोर इज क्लोज्ड। मेक श्योर, पक्का हो जाओ दैट उसने तुमको ओरिजिनल सामान दिया है। मेक श्योर दैट ही हैज़ given you the original thing, original, authentic, original thing। इस तरीके से हम ऐसे भी कह सकते, तुम्हें पक्का हो जाना चाहिए कि वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, तो you should make sure that he is your friend, या he is a good boy। तो पक्का हो जाना चाहिए कि वो एक अच्छा लड़का है, he is a good boy। ओके, फाइन। बिल्कुल सुनिश्चित कर लो कि वो वापस ना आ जाए। मेक श्योर
हम दैट लगा भी सकते, दैट नहीं भी लगा सकते, अंग्रेज लोग दैट ज़्यादा लगाते नहीं। मेक श्योर ही डजन कम बैक, अगर मैंने ऐसे बोला मेक श्योर ही डजन कम बैक, मतलब सुनिश्चित कर लो कि वापस ना आ जाए। ओके, ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हें बार बार डिस्टर्ब ना करे। मेक श्योर ही डजंट डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन। ओके फाइन। ये बिल्कुल पक्का कर लो कि खाना टेस्टी बने। मेक श्योर दैट भी लगा सकते हैं, दैट द फूड शुड बी टेस्टी डिलीशियस। हो गया जी, मेक श्योर। क्लियर है? ओके, यू शुड मेक श्योर, आई विल मेक श्योर, आप टेंस के हिसाब से भी ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है फार फ्रॉम, इसको भी कलर कर दे। फार फ्रॉम तो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि एक मिनट, कलर अभी कलर नहीं करते हैं। ओके, फार फ्रॉम का मतलब है कि दिस इज फार फ्रॉम, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज फार फ्रॉम माई थॉट, ये मेरी सोच से भी दूर है, फार है, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, वट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, वट यू आर सेइंग इज फार फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन, जो तुम कह रहे हो मेरी उम्मीद से भी दूर है, एक्सपेक्टेशन, ऐसे भी कह सकते हैं। और फिजिकली बता दो कि हिज हाउस इज फार फ्रॉम माई हाउस, उसका जो घर है वो मेरे घर से दूर है। ओके फाइन। ऐसे भी कह सकते हो कि हिज अचीवमेंट इज फार फ्रॉम, और यहाँ ऐसे भी कह सकते हो फार फ्रॉम व्हाट आई हैव अचीव्ड, यानी कि मैंने जो अचीव किया है उसके मुकाबले उसका जो अचीवमेंट हो बहुत दूर है। फार फ्रॉम का मतलब है कि काफ़ी दूर है। अब चाहे आप फिगरेटिव वे में बोलो या फिजिकली डिस्टेंस बता दो कि अच्छा यार तुम्हारा घर या उसका कॉलेज काफ़ी फार है यहाँ से, तो फ्रॉम, जैसे मेरे घर से तुम्हारा कॉलेज काफ़ी दूर है तो योर कॉलेज इज़ फार फ्रॉम माई हाउस, ऐसे भी कर दो। ये आपने जो अचीव किया है वो मेरे अचीवमेंट से बहुत दूर है भैया, बहुत दूर है। आपका जो नॉलेज हो मेरे नॉलेज से फार है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फार फ्रॉम। छोटे मोटे आइटम्स है, बस फटाफट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि एक रिवीजन हो जाए। चलिए, भी हो गया। अब आता है अपार्ट फ्रॉम। अब अपार्ट फ्रॉम क्या चीज़? अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके पास है उसके अलावा, यानी कि वो तो है ही प्लस कुछ और। जैसे मैं अगर बोलूँ कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के अलावा, मैंने ग्रेजुएशन किया है, अब इसके अलावा क्या? अपार्ट सही से नहीं हुआ ये, एक मिनट, अपार्ट, अब सही। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन के अलावा आई हैव अ कंप्यूटर डिग्री, मेरे पास कंप्यूटर की डिग्री भी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब यानी कि यूट्यूब के अलावा आई टीच ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, आई टीच ऑनलाइन। कहने का मतलब है कि यूट्यूब तो है ही, इसके अलावा मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम माई गारमेंट बिजनेस, मेरा गारमेंट का जो बिजनेस है ये तो है ही, इसके अलावा आई हैव अ साइबर कैफ़े, मेरा साइबर कैफ़े भी है। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसके अलावा, जो चीज़ आपके पास है वो तो है ही, उसके अलावा और भी कुछ, इसको बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम। ओके जी, चलिए जी आगे देखें। वन ऑफ, ये तो न जाने कितनी बार मैंने समझाया। वन ऑफ का मतलब होता है कि मैं बोलूँ कि मेरा एक दोस्त, तो वन ऑफ माई, ऐसे बोलेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल हमें दिखाना होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग, मेरा एक दोस्त आ रहा है। वन ऑफ दोज बॉयज़ इज़ डांसिंग, उन लड़कों में से एक नाच रहा है। वन ऑफ योर एनिमीज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी कि तुम्हारे कई दुश्मन हैं उसमें एक।
वन ऑफ माई चैनल्स, यानी कि मेरे कई चैनल होंगे, उसमें से एक इज फ्लरिशिंग, फ्लरिशिंग, वो फ्लरिश कर रहा है, डे बाई डे ऊपर बढ़ रहा है। ये होता है वन ऑफ गाइस, बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल खूब है। वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है सम ऑफ। सम ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ, मैं बोलूँ कि सम ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी कि आपके दोस्तों में से कुछ, आर सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर सैड, आपके जो कुछ दोस्त हैं वो उदास हैं, आपके कुछ दोस्त उदास हैं। सम ऑफ योर नेबर्स, बहुत सारे नेबर्स, उनमें से कुछ जो है, सम ऑफ योर नेबर्स आर या सम ऑफ योर नेबर्स डोंट वांट टू टॉक टू यू, डोंट वांट टू टॉक टू यू, आपके कुछ नेबर्स आपसे बात करना नहीं चाहते, बहुत गर्मी है यार, ओके। सम ऑफ दोज गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं, बोलो कि उनमें से कुछ लड़कियां, सम ऑफ दोज गर्ल्स आर एंग्री विद मी, मुझसे नाराज हैं, एंग्री विद मी, ऐसे करके बोल सकते हैं, तो ठीक है, ये हो गया सम ऑफ, ओके। एक मिनट, एक्सक्यूज। अब आता है नो लॉन्गर, फटाफट करते गए, 18 मिनट हो गया। नो लॉन्गर क्या होता है? मान लीजिए कि आप पहले एक टीचर थे, अब एक टीचर नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अब टीचर नहीं हूँ, आई एम नो लॉन्गर अ टीचर, ओके। यानी कि अब आप नहीं हैं, पहले थे अब नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ही इज़ नो लॉन्गर अ बॉडी बिल्डर, अब भैया वो बॉडी बिल्डर नहीं है, तो नो लॉन्गर का मतलब है कि पहले था लेकिन अब वो बॉडी बिल्डर नहीं है, ओके। ही इज़ नो लॉन्गर स्मार्ट, यानी कि पहले स्मार्ट था अब स्मार्ट नहीं है, ओके। और हम इसको दूसरे टेंस में भी लगा सकते हैं कि आई विल नो लॉन्गर टॉक टू यू, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, पहले मैं तुमसे बात करता था, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ओके। शी विल नो लॉन्गर मीट मी, अब वो मुझसे नहीं मिलेगी, ओके। पहले मिलती थी अब नहीं मिलेगी, ओके। she no longer wants to live with me, अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि she doesn't, अगर आप doesn't लगा देंगे कि she doesn't want to live with me anymore, फिर anymore करना पड़ेगा, ये भी है, she doesn't want to live with me anymore, ठीक है जी। ये था आपका नो लॉन्गर, ओके। मान लो कोई पहले पुलिस में था अब पुलिस में नहीं है, तो आप कह दीजिए ही इज़ नो लॉन्गर अ पुलिस ऑफिसर। कोई चोर था अब चोर नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर अ थीफ, ठीक है जी। यहाँ पर आता है कंटिन्यू टू बी। कंटिन्यू टू बी का मतलब कि कोई भी चीज़ अब तक उसका होना कंटिन्यू है, ओके, जारी है। कैसे? जैसे कि द बैड कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट, एक गली है, उसका जो बैड कंडीशन है, द बैड कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट कंटिन्यूज टू बी, या मैं बैड छोड़ देता हूँ पहले, यहाँ ऐसे कर देता हूँ कि द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट कंटिन्यूज टू बी बैड, मैं बैड यहाँ लगा देता हूँ। अब सीन है कि गली की जो हालत है वो अभी भी उसका बैड होना कंटिन्यू है, तो कंटिन्यूज यानी कि कंटिन्यूज का मतलब है कि वो जारी है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू क्या है? टू बी बैड, यानी कि उसका बैड होना, जो बैडपन है उसका, जो उसका जो बुरा होना है, जो गंदा होना है, वो अब तक कंटिन्यू है, ओके। जैसे कि द, जैसे बोलूँ कि कोई चीज़ अभी भी उस, जैसे कि उसका डर कंटिन्यू है, ओके। द फियर, ऐसे करते हैं, द फियर ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति का जो डर है, कंटिन्यूज टू बी इन दिस सोसाइटी, तो उस व्यक्ति का जो डर है, द फियर ऑफ दैट पर्सन, वो कंटिन्यू है
इस सोसाइटी में। बी के बाद हम क्या क्या लगा सकते हैं? बी के बाद भैया आपको पता है बी एक स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, तो बी के बाद या तो लोकेशन दिखा दीजिए, इन द सोसाइटी दिखा दीजिए, बी के बाद अच्छा बुरा दिखा दीजिए, ये सब कर सकते हैं। तो कंटिन्यू टू बी लिख लीजिए। ओके, इसका कलर बदल दें, येलो कर दें, कंटिन्यूज टू बी। ओके, और देखिए कंटिन्यूज टू बी कैसे हो सकता है। जैसे कि उसका प्यार, हिज लव, अगर ऐसे बोलूँ कि हिज लव कंटिन्यूज टू बी विद ऑल ऑफ अस, यानी कि उसका प्यार हम सबके साथ अभी भी है, कंटिन्यूज टू बी, यानी कि हम सबके साथ जो उसका प्यार का होना है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इससे आप अपने हिसाब से कुछ सेंटेंस सोचिएगा। कंटिन्यूज टू बी there, here, continues to be good, bad, continues to be with me, with him, with her, continues to be dangerous, इस तरीके से। his behavior, किसी का behavior है, मान लो किसी का बर्ताव है, his behavior continues to be pathetic, यानी कि उसका जो behavior है वो pathetic पहले भी था और अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। कंटिन्यू टू बी, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ी जी, सेव करता रहूँ मैं फाइल। अब आता है इन द माइंड ऑफ। इन द माइंड ऑफ का मतलब है किसी के दिमाग की बात हो रही कि इन द माइंड ऑफ। ओके, हिज, जैसे कि हिज, मैं इसमें भी कंटिन्यूज टू बी लगा देता हूँ कि हिज फियर कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ सेवरल पीपल। अगर मैं ऐसे कह देता हूँ इन द माइंड ऑफ सेवरल पीपल, अब इसका क्या मतलब है? मुझे सिखाना है इन द माइंड ऑफ कि उसका जो डर है वो अभी भी जारी है इन द माइंड ऑफ सेवरल पीपल, बहुत लोगों के दिमाग में। ओके, this idea was not available, okay, in the mind of anyone, in the mind of any one of us, हम में से किसी के भी दिमाग में ये आइडिया उपलब्ध नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो इन द माइंड ऑफ, के दिमाग में, किसी के भी दिमाग में। ओके, there is a feeling of losing something in the mind of the villagers। इसका क्या मतलब है कि there is a feeling of losing something, कुछ खो देने का जो फीलिंग है, जो एहसास है, कुछ खो देने का एहसास है। ओके, वो है इन द माइंड ऑफ विलेजर्स, गांव वालों के दिमाग में। फीलिंग की जगह हम फियर लगा दें, खो जाने का डर ज़्यादा सही रहेगा कि देयर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ खोने का डर है इन द माइंड ऑफ द विलेजर्स। तो इन द माइंड ऑफ का मतलब है किसी के दिमाग में, इन द माइंड ऑफ दैट गर्ल, ओके, इन द माइंड ऑफ दोज पीपल, इन द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए इसको नीचे कर लें। कलर कर दिया जाए। ओके, अब आता है सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम मात्र का। मैं बोलूँ कि तुम सिर्फ नाम मात्र के दोस्त हो, यू आर अ सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम सिर्फ नाम मात्र के दोस्त हो। मैं सिर्फ नाम मात्र का पति हूँ, आई एम अ सो कॉल्ड हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड। तुम सिर्फ नाम मात्र की वाइफ हो, यू आर अ सो कॉल्ड वाइफ। किसी को बोल सकते हो, वो सिर्फ नाम मात्र का नेता है, ही इज अ सो कॉल्ड लीडर। तो सो कॉल्ड, कई बार उंगलियां भी ऐसे कर लेते हैं, सो कॉल्ड यानी कि जो होना चाहिए नहीं है, नाम का लीडर तो है पर लीडर वाले कोई काम नहीं कर रहा है। ओके,
आप नाम के स्टूडेंट है बट स्टूडेंट वाले आपके कर्म नहीं है, तो मैं बोल दूँ कि यू आर अ सो कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट यही आप टीचर पे कह सकते हो कि ही इज़ अ सो कॉल्ड टीचर, मतलब टीचर तो है बट सिर्फ नाम मात्र का है, टीचर वाले काम नहीं है। ठीक है जी, चलिए ये भी आपका हो गया सो कॉल्ड। अब आता है हैड टू। हैड टू किसको नहीं बताया, तो हैड टू है, जैसे मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर। उसे खाना पकाना पड़ा, ही हैड टू कुक फूड। क्या तुम्हें कपड़े धोने थे, डिड यू हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, आई डिडेंट हैव टू डू एनीथिंग, है ना प्यारा। तो आपका हैड टू हो गया। चलिए गाइस, होए होए, अब आता है वुड हैव टू। वुड हैव टू क्या होता है, एक तो वुड, जैसे आपको पता होगा यूज टू की जगह हम कई बार वुड का इस्तेमाल करते हैं एक्शन दिखाने में, स्टेट ऑफ बीइंग पोजीशन में तो नहीं करते हैं, एक्शन दिखाने में कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं वहाँ जाता था, बैठता था, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई वुड गो देयर, यू नो, आई वुड सिट देयर। मैं उससे बातें करता था, आई वुड टॉक टू हर। यहाँ तक तो सही है, ये हमारी कौन सी फीलिंग दे रहा है, यूज टू वाली फीलिंग दे रहा है ये, यूज टू बराबर वुड, ये फीलिंग दे रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मुझे वहाँ जाना पड़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था, मुझे झाड़ू लगाना पड़ता था, तो अब कैसे होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई वुड हैव टू, ऐसे कर दो, आई वुड हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था। ओके, आई वुड हैव टू स्वीप द प्लेग्राउंड, मुझे प्लेग्राउंड को झाड़ू लगाना पड़ता था। आई वुड हैव टू वॉश क्लोथ, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। शी वुड हैव टू डांस, उसे नाचना पड़ता था, यू नो, इस तरीके से। तो एक तो यहाँ पर ये वुड हैव टू होता है कि कुछ भी मुझे ऐसा करना पड़ता था। ओके, मुझे वहाँ खाना भी पकाना पड़ता, कपड़े भी धोने पड़ते, कई लोग हिंदी ऐसे बोलते हैं, मुझे सब कुछ करना पड़ता, आई वुड हैव टू डू दिस ऑल द थिंग्स। एक आप इसका इस्तेमाल चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कंडीशनल वगैरह में चाहे तो, कंडीशनल में वुड होता है ना, वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशनल का में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर तुम एक पुलिस होते, इफ यू वर अ पुलिस ऑफिसर, तुम्हें चोरों के पीछे भागना पड़ता, यू वुड हैव टू रन आफ्टर द थीव्स, ऐसे कह सकते, भागना पड़ता। अगर तुम चोरों के पीछे भागते तो यू वुड रन, लेकिन तुम्हें भागना पड़ जाता, यू वुड हैव टू रन। ओके फाइन। अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड होते, इफ यू वर हर बॉयफ्रेंड, तुम्हें उसे कोई गिफ्ट खरीदना पड़ता, यू वुड हैव टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर, खरीदना पड़ता। तो यहाँ भी वुड हैव टू है। ओके ओके, और भी हम किसी को ऐसे बोल सकते हैं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, यू नो, अंदाज़ा लगा रहे हैं, यानी कि हम एक तरीके से स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम एक तरीके से गेस कर रहे हैं। हम अंदाज़ा लगा कह रहे हैं कि भाई उस लड़की से शादी मत कर भाई, डोंट मैरी दैट गर्ल, उस लड़की से शादी मत कर। तुझे भाई तुझे अपना ज़मीन भी बेचना पड़ सकता है भाई, तो पड़ सकता है, अभी चांस है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यू वुड हैव टू सेल योर लैंड। अब वुड हैव टू की जगह मैं भी कह सकता हूँ कि यू मे हैव टू, ओके, यू माइट हैव टू, एज पर द वो श्योरनेस कि मैं कितना श्योर हूँ कि तुझे ऐसा करना पड़ सकता है।
तो वुड हैव टू के कई इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कुछ खास आप नहीं कह सकते कि एक ही इस्तेमाल है इसका। बैकग्राउंड देख के समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए, और एक वर्ड था इसके अंदर स्पेक्टिकल, जैसे कि तमाशा। तो मैं बोलूँ कि देवर वो सारे लोग तमाशा देख रहे थे, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि वो लोग तमाशा देख रहे थे। देवर वॉचिंग दिस स्पेक्टिकल, ये इस तमाशा को देख रहे थे। ओके, फॉर देम, उनके लिए इट वॉज अ स्पेक्टिकल, उनके लिए एक तमाशा था। ओके ओके, और क्या यूज़ कर सकते हैं? तमाशा एक नाउन है, तो नाउन पता ही आपको कैसे यूज़ करना है आपको। स्पेक्टिकल, ये सब तमाशा है, दिस इज स्पेक्टिकल, ऐसे करके बोल सकते हैं। स्पेक्टिकल मतलब तमाशा। चलिए, उसके बाद आता है मेड टू। मेड टू का इस्तेमाल कैसे होता है? ये पैसिव होता है कॉजिटिव का। अगर मैं एक कॉजिटिव सेंटेंस लगा दूं, कॉजिटिव सेंटेंस है मेक वाला, कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, और इसी का मैं पैसिव कर दूं, ये जो था आई विल मेक यू लाफ, ये एक्टिव था, ये आपका है एक्टिव। मैं पैसिव कर दूं कि तुम्हें हंसाया जाएगा, तो यू विल बी मेड टू लाफ, यू विल बी मेड टू लाफ, ये हो गया आपका पैसिव। तो पैसिव में हम इस्तेमाल करते मेड टू का। ओके, उससे खाना पकाया जाएगा, शी विल बी मेड टू कुक फूड। ओके, मुझसे कमरे को साफ करवाया जाएगा, आई विल बी मेड टू क्लीन द रूम। उसे नचाया जाएगा, ही विल बी मेड टू डांस। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो ही नाम का व्यक्ति है ये नाचेगा नहीं, बट किसी के द्वारा उसको फोर्स करके नचा दिया जाएगा, ये होता है पैसिव। ओके, मैं बोलूँ कि तुमसे कपड़े धुलवाए जाएंगे भाई साहब, तो तुमसे धुलवाए जाएंगे मतलब तुम्हें फोर्स किया जाएगा, तो यू विल बी मेड, यानी कि आपको फोर्स करने वाला कोई और होगा। यू विल बी मेड टू वॉश क्लोथ्स। ओके, मैं चाहूँ तो बाई रामू बाई सोहन लगा सकता हूँ, बट ऐसे यूज होता है। कलर है जी, कलर करें, ऊपर कलर हुआ नहीं हुआ, कलर हुआ बड़ा। वीडियो आजकल बहुत बड़ी बन रही है। इस कपल ऑफ देख लीजिए, कपल ऑफ का मतलब होता है ऑफ फ्यू, कपल ऑफ का मतलब होता है ऑफ फ्यू। जैसे कि आई नीड अ कपल ऑफ डेज टू कंप्लीट दिस टास्क। अगर मैंने ऐसे बोला यानी कि इस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे अ कपल ऑफ डेज चाहिए, यानी कि कुछ दिन चाहिए। अब इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, ये कहने का एक स्टाइल है। कुछ, जैसे हम कैसे बोलते हैं कुछ दिन दे दो, तो कुछ दिन से इंसान को क्या लगता होगा, 2-4 दिन मांग रहा होगा, वैसे आप कपल ऑफ डेज कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि कपल है तो 2 दिन ही की ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, आप कह सकते हो कि अ कपल ऑफ वीक अगो, अ कपल ऑफ वीक्स अगो, यानी कि कुछ दिन पहले आई वॉज इन मुंबई, मैं मुंबई में था। ओके, मैं कुछ मिनट्स में आऊँगा, आई विल बी बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ये है आपका कपल ऑफ गाइस। छोटा छोटा आइटम है, छोटे छोटे आइटम है, कंप्लीट कर लीजिए गाइस। ओके, कलर करते हैं इसको। चलो जी, ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो गाइस, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा है। फटाफट करते हैं गाइस। कम टू एन एंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, यानी कि उसका अंत हो जाना। मैं बोलूँ कि दैट ड्रामा केम टू एन एंड, यानी कि वो ड्रामा अंत पर आ गया, यानी कि वो ड्रामा ख़त्म हो गया। यू नो, दैट टॉर्चर केम टू एन एंड, उस टॉर्चर का अंत तब हुआ, केम टू एन एंड व्हेन आई मेड अ कॉल टू द पुलिस, जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया तब उस टॉर्चर का अंत हुआ। ओके, मैं बोलूँ कि योर क्वेरलिंग विद हर, तुम्हारा उसके साथ झगड़ा करना डेली, रोज, विल कम टू एन एंड सून, बहुत जल्द उसका अंत हो जाएगा। तुम्हारा उसके साथ झगड़ा करना जो है उसका अंत बहुत जल्द हो जाएगा।
तो कम टू एन एंड, कि ये जो बुरे दिन हैं ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. सो these bad days will come to an end soon. बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. तो समझ में आ रहा है? come to an end यानी कि अंत हो जाना उस चीज़ का. चलेगा. happen to क्या होता है? happen to का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड, बिना सोचे समझे अचानक कुछ हो गया. ओके, जैसे मैं बोलूँ सौभाग्य से, लकीली, मैं बोलूँ कि he happened to be there when I was being beaten. यानी कि जब मैं मार खा रहा था, लकीली वो वही था. he happened to be there, वो वही था. तो वही था तो आया, मुझे बचाया. ओके, he happened to मतलब कि आपने सोचा नहीं था. मान लो कि एक लड़के को गालियाँ पड़ रही थी. ओके, तो कह रहा है कि yesterday Akshat, don't make a noise. Akshat, yesterday I was being abused. Yesterday I was being abused, and it came to an end. और ये abusing का अंत तब हुआ when my father happened, ऐसे बोलूँ कि my father happened to be passing by. Akshat, are you getting or not, baby? What I'm saying? तो yesterday I was being abused, कल मुझे गालियाँ पड़ रही थी, and it came to end, और इस गाली का अंत तब हुआ when my father happened to be passing by, जब मेरे पापा वहाँ से गुजर रहे थे. passing by, वहाँ से गुजर रहे थे. तो happen to be passing by का मतलब है कि सौभाग्य से वो वहीं से गुजर रहे थे, तब जाकर के ऐसा हुआ. आपने सोचा भी न था. ओके, जैसे आप किसी होटल में गए, खाना खाए, और आपके पास पैसे नहीं थे, आपने चेक किया तो पैसे नहीं थे, तो आपने बोला कि yesterday Akshat, now I will come and I will start scolding you. I'm telling you, it's a last warning. Do not make a noise. अक्षत शोर मचाता रहता है, उसके दोस्त आए हुए. ओके, yesterday I went to a restaurant. कल मैं एक रेस्टोरेंट में गया. ओके, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत हो गई. yesterday I went to a restaurant. I ate some food. Okay, but when the waiter came with the bill, I saw that I didn't have money in my wallet. इस तरीके से मैंने कहानी बनाई कि मेरे वॉलेट में पैसा नहीं था. ओके, बट यहाँ लगता है बट द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट हैपन टू बी माई फादर्स फ्रेंड. लेकिन सौभाग्य से वो जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का, वो मेरे पापा का दोस्त निकला. हैपन टू बी. अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ? जो आपने सोचा भी न था और अचानक, पास्ट है इसलिए हम हैपेंड कर रहे हैं. ओके, मैं बोलूँ ही हैपेंड टू बी माई फ्रेंड, ही हैपेंड टू बी देयर. आप पार्क में आपकी लड़ाई हो गई और अचानक आपका कोई पड़ोसी वहीं पर था, तो आप बोल सकते हो ना कि माई नेबर हैपेंड टू बी देयर, सो आई वेंट टू हिम एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट द मैटर. आप ऐसे बोल सकते हैं. हो गया गाइस. अब आते हैं टेक प्लेस क्या होता है? कोई घटना जब घट जाती है, मैं बोलूँ कि दिस इंसिडेंट टुक प्लेस yesterday. ये घटना कल घटी. ओके, फाइन. कह सकते हैं कि चोरी हो गई, थेफ्ट टुक प्लेस, हो गई, घट गई. मर्डर हो गया, मर्डर टुक प्लेस. इस तरीके से कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट हो गया. ओके, crime can take place anywhere. कहीं भी क्राइम हो सकता है. तो टेक प्लेस का मतलब होना, घटित होना. ओके, तो ये भी हो गया आपका. अब आता है बेस्ड ऑन. ये तो बहुत छोटा है, इसमें क्या, बेस्ड ऑन के आधार पर. ओके, व्हाट
आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ, इज़ बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द फैक्ट, वो फैक्ट के आधार पर है। तो के आधार पर है तो बेस्ड ऑन है, कि कोई किसी चीज़ के आधार पर है। ओके, आपने बोला कि इट इज़ बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिमार्क मेड बाय यू, यानी कि जो रिमार्क आपने दिया था, जो टिप्पणी आपने की थी, उसी पर आधारित ये है, तो बेस्ड ऑन है। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि बहुत हो गया ये, 1 घंटे की क्लास हो गई। कॉमन प्रैक्टिस तो एक वर्ड है, समथिंग दैट इज डन अ लॉट एंड इज कंसीडर्ड नॉर्मल। अब कोई भी चीज़ अगर कहते हैं कॉमन प्रैक्टिस है, आपने बोला कि जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस यानी कि ये आम बात है। कॉमन प्रैक्टिस का मतलब कि ये होता रहता है, ये आम बात, कॉमन प्रैक्टिस। तो जो जो कॉमन प्रैक्टिस है, ओके, आप दिखा सकते हो समाज में, जो जो आपको लगता है कि ये तो आम बात है, उसको आप कॉमन प्रैक्टिस कह देना। अब क्या क्या है आप खुद एक बार सोच लेना। ओके जी, चलिए ये भी हो गया आपका कॉमन प्रैक्टिस। अब आता है क्वाइट अ फ्यू। क्वाइट अ फ्यू का मतलब है कि कुछ थोड़े से, जैसे कि आई हैव क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स। तो आप कहीं ना कहीं उस फ्यू फ्रेंड्स को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोल रहे कि बिल्कुल थोड़े से मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स। ओके, देयर आर क्वाइट अ फ्यू गुड रूम्स, बस थोड़े से अच्छे कमरे हैं। ओके, आई हैव क्वाइट अ फ्यू गुड बुक्स, मेरे पास कुछ अच्छी अच्छी किताबें, हो गया क्वाइट अ फ्यू। ठीक है जी, चलिए गाइस। रिलक्टेंट टू, अभी रिलक्टेंट टू क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलक्टेंट टू का कि जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वॉज रिलक्टेंट टू मेक टी, यानी कि चाय बनाने मेरी इच्छा नहीं थी, मैं रिलक्टेंट था, मैंने कि मतलब हिचकिचाहट थी मुझ में, मैं मर्जी नहीं थी, एक अनिच्छा थी मेरे अंदर, वो मर्जी नहीं थी, आई वॉज रिलक्टेंट। अगर मैं कहता हूँ कि तुम रिलक्टेंट हो, मतलब तुम चाह नहीं रहे हो, यू आर रिलक्टेंट टू टू ज्वाइन टू ज्वाइन दिस कंपनी, यानी कि इस कंपनी को ज्वाइन करने में तुम रिलक्टेंट हो। रिलक्टेंट हो मतलब कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, वो इच्छा नहीं है, तुम मन मार करके ज्वाइन कर रहे हो। ओके, उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि शी वॉज मेकिंग टी रिलक्टेंटली, यानी कि वो मन मार करके चाय बना रही थी। और रिलक्टेंटली जब आप बोलेंगे तो ये एक एडवर्ब हो जाएगा, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ एडवर्ब है ये। ठीक है जी, चलिए बॉस, ये भी हो गया, आगे चलें। इट टुक, एक्चुअली इट टुक बना है टेक से। मैं बोलूँ कि 10 मिनट लगे मुझे वहाँ जाने में, तो मैं बोलूँगा इट टुक 10 मिनट्स, इट टुक 10 मिनट्स टू गो देयर, वहाँ पहुँचने में मुझे 10 मिनट का वक्त लग गया। ओके, अब इसको टेंस बदल सकते हैं कि इट विल टेक हाफ एन आवर, इट विल टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने में भैया आधे घंटे लग जाएंगे। हाउ मच, आप कह सकते हैं कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगता है। तो ये यही है। ठीक है, चलो जी। हो गॉड, विलिंग टू। कई बार मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा कोई वीडियो बनता है तो क्या लोग पूरा देखते होंगे, एक मन में एक सवाल होता है। तो अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल अंत तक वीडियो देखा होगा, तो कमेंट में एक बार लिखना जरूर कि मैंने अंत तक देखा। पता भी तो चले कि किस में इतनी पावर है भैया जो एक साथ इतनी बड़ी वीडियो को देख सकता है, बताना जरूर है। चलिए, विलिंग टू क्या होता है कि कुछ करने की इच्छा है। मैं बोलूँ कि आई एम विलिंग टू टेक टी, मुझ में चाय पीने की इच्छा है। यू नो, शी इज़ विलिंग टू गो गो टू जापान, उससे जापान जाने की इच्छा, विल कर रही, मतलब एक अंदर से एक इच्छा जग रही है जापान जाने का। आप नेगेटिव में कह सकते हो कि आई एम नॉट विलिंग टू डू दिस, यानी कि मेरा इस काम को करने की इच्छा नहीं है, तो ये विलिंग टू है।
हो गया। सोचो कि एक 7th क्लास की बुक में आपको इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, यू नो। वेदर और मुझे नहीं पता कि वो आएगी कि नहीं आएगी। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो पूरा देखोगे या नहीं देखोगे। आई डोंट नो वेदर यू विल वॉच दिस वीडियो फुल और नॉट। तो वेदर नॉट का मतलब है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ओके, मुझे नहीं पता उसने उसको ऐसा किया कि नहीं किया, या आई हैव नो आइडिया वेदर ही डिड दिस और नॉट। उसने ऐसा किया या नहीं किया, ये होता है वेदर। ठीक है जी, चलो जी चलो। अब आता है द वे। द वे का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जिस तरीके से तुम बात करती हो बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टॉक, जिस तरीके से तुम चलती हो मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो द वे यू वॉक अट्रैक्ट्स मी, वो मुझे अट्रैक्ट कर लेता है। आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक द वे शी वॉज टॉकिंग टू मी, जिस तरीके से मुझसे बात कर रही थी मुझे पसंद नहीं। आई डोंट, तो डिडेंट लाइक कर देते, मुझे पसंद नहीं आया। आई डिडेंट लाइक। ओके, शी डजेंट लाइक द वे आई टॉक अबाउट माई अचीवमेंट्स, जिस तरीके से मैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करता हूँ उसे कतई पसंद नहीं। उसको लगता है कि आई एम ब्रैगिंग अबाउट, मैं कुछ ज़्यादा ही डींगे मार रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। द वे यू टीच इज ऑसम, ऐसे। पिक ऑन समवन का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज या टू एनॉय समवन और पनिश समवन रिपीटेडली अनफेयरली। ये तो एक वर्ड है। यू आर पिकिंग ऑन मी, यानी कि तुम मुझे हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हो। यू ऑलवेज पिक ऑन मी। हाँ, सजेस्टेड दैट, ये एक दिखाता है आपके सब्जंक्टिव मूड। आपने कभी सुना है? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को दिखाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि उसने ऐसा सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट, तो उसने ऐसा सजेस्ट किया कि राम रोज पार्क जाए। तो यहाँ मैं राम बोलूँगा, सजेस्टेड दैट राम। अब रोज पार्क जाए, हम स्पोकन इंग्लिश में तो मॉडल लगा देंगे, शुड लगा देंगे। रिटेन इंग्लिश में क्या होता है, राम के बाद बेस फॉर्म लगाओ। गो मतलब जाना है तो गो हो जाएगा, राम गो टू पार्क डेली। और जिसको नहीं पता हो उसे कैसा लगेगा कि राम तो गोज होना चाहिए, उसको ऐसा लगेगा, उसके दिमाग में ऐसा बैठेगा। एक्चुअली कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, उसने सजेस्ट किया तो सजेशन है कि राम नाम का जो व्यक्ति उसे रोज पार्क जाना चाहिए। तो इस चाहिए को मतलब ना बोल करके पुराने इंग्लिश में बेस फॉर्म लगाते हैं। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि he suggested that Ram should go to park daily. ओके, अचानक पेन होने लगा बैठे बैठे। उसने सजेस्ट किया कि राम को रोज पार्क जाना चाहिए। हम लोग शुड बोल देंगे स्पोकन में, बट जो रिटन इंग्लिश है उसमें लोग ऐसे बात करते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा। जैसे कि उसने सजेस्ट किया कि उसकी बेटी एक डॉक्टर बन जाए, तो ही सजेस्टेड दैट हिज डॉटर, अब यहाँ बिकम आ जाएगा, बिकम अ डॉक्टर, ऐसे। ठीक है जी, हो गया जी आपका ये भी। और कितना है भाई, 1 घंटा तो हो ही गया यार। डिजर्व टू बी, ये भी छोटा सा है। ओके, यू डोंट, मैं बोलूँ कि यू डोंट डिजर्व टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, यानी कि भैया ये जो कंपनी है, इस कंपनी का तुम हिस्सा बनने के काबिल नहीं, तुम डिजर्व नहीं करते यार, यू डोंट डिजर्व। तो बी का मतलब है कि बी मतलब होना, यू डोंट डिजर्व टू बी। जैसे किसी ने बोला कि यू डोंट, वाइफ ने, पत्नी ने पति से कहा, यू डोंट डिजर्व टू बी माई हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड बनने के काबिल नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते हो। ओके ओके,
you don't deserve to be in this house, इस घर में रहने को तुम डिजर्व नहीं करते, तो डिजर्व टू बी है, इसको पास्ट में डिजर्व कर दीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े फटाफट। चलिए, ये तो वर्ड है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी छुआछूत। ओके, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का मतलब है कि ऐसे कम्युनिटीज जिनको बहुत सारा फायदा नहीं पहुंचा हो, डिसएडवांटेज्ड हैं वो, उनको कोई भी जो बाकी लोग फायदा ले जाते हैं उनको नहीं पहुंचता। इन एडिशन टू क्या होता है? इन एडिशन टू का मतलब होता है कि अतिरिक्त। अगर आप कैसे ऐसे कह लो कि इन एडिशन टू हिज सैलरी, उसके सैलरी के अतिरिक्त ही मेक्स एक्स्ट्रा मनी, यानी कि वो एक्स्ट्रा मनी कमाता है। इन एडिशन टू हिज बिजनेस, उसके बिजनेस के अलावा, ओके, ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल, उसके पास एक यूट्यूब चैनल है। तो ये सब इन एडिशन टू का मतलब है इसके अलावा, मतलब ये तो है ही प्लस, वही अपार्ट फ्रॉम वाली बात। एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक, जैसे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। द फैक्ट दैट क्या होता है ये देख सकते हैं, द फैक्ट दैट, ओके। जैसे आपने ऐसे बोला, ओके, आपने बोला कि द फैक्ट दैट यू हेट माई वीडियोज़, यानी कि ये बात कि तुम मेरे वीडियोज़ को हेट करते हो। द फैक्ट दैट यू हेट माई वीडियोज़ इज नोन टू मी, यानी कि वो मुझसे, मैं जानता हूँ। द फैक्ट, ये बात कि तुम मेरे वीडियो को हेट करते हो, इज नोन टू मी, वो मुझसे दूर नहीं है, मतलब मुझे पता है कि तुम हेट करते हो। ओके, आई ऐसे बोलो कि इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव द फैक्ट दैट he made his body in 45 days। मतलब इस बात पे यकीन करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? वो ये फैक्ट कि ही मेड हिज बॉडी इन 45 डेज, उसने 45 दिन में अपनी बॉडी बना ली। ओके, आई कांट बिलीव द फैक्ट दैट ही earns 2 lakhs रुपीज़ फ्रॉम यूट्यूब। मैं इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि यूट्यूब से 2 लाख रुपए कमाता है। आप ऐसे बोल सकते हो। तो फैक्ट समझ में आ रहा है? आई कांट बिलीव द फैक्ट। कौन सा फैक्ट भैया? तो दैट लगा कर वो फैक्ट दिखा दो, ये वाला फैक्ट है भैया। ओके, तो आप चाहो तो द फैक्ट से शुरू कर दो कि द फैक्ट यू हेट हर इज नॉट गुड, वो सही नहीं। चलो, प्रीजुडिस का मतलब है पक्षपात। एज वेल एज आपको पता ही है, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर एज वेल एज एन एक्टर। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि मैं टीचर के साथ साथ एक एक्टर भी हूँ। ओके, शी इज़ अ बिजनेस वुमेन एज वेल एज अ यूट्यूबर। वो बिजनेस वुमन के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। ये होता है आपका एज वेल एज। ठीक है। वॉन्डरिंग दैट क्या होता है? 1 घंटे का वीडियो। आई एम वॉन्डरिंग, मैं चकित हूँ। आई एम वॉन्डरिंग, अच्छा वॉन्डरिंग वेदर है। आई एम वॉन्डरिंग वेदर, यानी कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं बड़ा अजीब सा सोच रहा हूँ। आई एम वॉन्डरिंग वेदर शी विल कम हेयर और नॉट। वॉन्डरिंग का मतलब कि मैं इस सोच में हूँ कि वो आएगी कि नहीं आएगी। ओके, ही इज़ या ही मे बी वॉन्डरिंग, वो ऐसा सोच रही होगी। वेदर, उसमें वेदर लगा दो कि वेदर आई विल कॉल हर और नॉट, वो ऐसा सोच रही हो कि मैं उससे कॉल करूंगा या नहीं। आई एम वॉन्डरिंग वेदर यू विल वॉच दिस वीडियो फुल और नॉट। तो वॉन्डरिंग का मतलब कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब अजीब तरीके से सरप्राइज वाले में सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये होता है वॉन्डरिंग वेदर। ठीक है जी।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ये तो मैंने कितनी बार समझा होगा। इस बात के इस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू हेट मी, इस चीज़ के बावजूद कि तुम मुझसे हेट करते हो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी डजंट हैव सो मच मनी, शी gave me an expensive gift, इस चीज़ के बावजूद कि उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, उसने मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। हो गया, एक एग्जाम्पल काफ़ी है। प्रायर टू क्या होता है? किसी चीज़ के पहले। अगर मैं कहता हूँ कि प्रायर, एक मिनट, प्रायर टू दिस मीटिंग यानी कि इस मीटिंग के पहले। अगर मैं कहता हूँ कि प्रायर टू हर मैरिज, उसके शादी से पहले। अगर मैं कहता हूँ कि प्रायर टू हिज डेथ, उसके डेथ से पहले। मैं ऐसे बोलता हूँ कि 5 days प्रायर टू दिस मीटिंग, यानी कि इस मीटिंग से 5 दिन पहले, ही वॉज विद मी, वो मेरे साथ था। ओके, प्रायर टू ज्वाइनिंग द जिम को ज्वाइन करने से पहले, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज एट माई होम, अपने घर पे मैं एक्सरसाइज किया करता था। प्रायर टू का मतलब है पहले। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। प्रोहिबिशन का मतलब मनाही है, कि कोई चीज़ प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड। सब्जेक्ट टू क्या होता है भैया? सब्जेक्ट टू क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या मतलब है? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि प्रभावित, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट के उतार चढ़ाव का उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर मार्केट में जैसा होगा वैसा ही आपका म्यूचुअल फंड के साथ भी होगा, तो एक रिस्क बना हुआ है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मैं ये कहता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स हु स्पीक इन इंग्लिश ऑल द स्टूडेंट्स हु कम हेयर, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, आर सब्जेक्ट टू ग्रामर टेस्ट, यानी कि भैया कभी भी ग्रामर टेस्ट हो सकता है, उससे प्रभावित हैं, कभी भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू फ्लड, यानी कि ये जो एरिया है ये फ्लड से प्रभावित है, कभी भी यहाँ जब फ्लड आएगा तो ये प्रभावित हो जाएगा, सब्जेक्ट टू फ्लड है। ये होता है। इसमें मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ख़त्म करने का टाइम आ गया। विद रिगार्ड टू लास्ट है आपका, विद रिगार्ड टू क्या होता है? एक मिनट जरा इसको सजा दिया जाए जी। सब्जेक्ट टू, विद रिगार्ड टू का मतलब के संबंध में। ओके, आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद रिगार्ड टू, के संबंध में, विद रिगार्ड टू सम एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन अ चैप्टर, यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ विद रिगार्ड टू, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के संबंध में वीडियो बना रहा हूँ, उसके रिगार्ड में बना रहा हूँ। ओके, विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के संबंध में, विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, मैं बोल दूँ कि विद रिगार्ड टू दिस डिबेट, इस डिबेट के संबंध में, विद रिगार्ड टू आवर कल्चर, हमारा जो कल्चर है, कल्चर के संबंध में। ठीक है जी, क्लियर है? ओए ख़त्म हो गया जी, ख़त्म हो गया। ओके, सजा ही दो, चलिए जी। तो गाइज़ मैंने इसको सेव भी कर दिया है, और इसका मैं एक PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर डाल देता हूँ। और ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो का लिंक भी मैं उस पर डाल दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि लिखा हुआ क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।